हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मैं हूं साजिद और दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और नई क्लास के साथ। दोस्तों आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो होगी दोस्तों सामाजिक विज्ञान में। दोस्तों सामाजिक विज्ञान में दोस्तों आज हम एसएसटी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों एसएसटी के बारे में विस्तार यानी हमारा जो एसएसटी जो चल रहा है दोस्तों क्लास 10th की जो हमारी सामाजिक विज्ञान चल रही है दोस्तों, उसमें हमारा भूगोल वाला पोर्शन होगा और चैप्टर नंबर 4 होगा दोस्तों कृषि, चैप्टर नंबर 4 होगा दोस्तों कृषि। तो दोस्तों आज हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, इस वीडियो को कर दो अपने दोस्तों तक शेयर। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 आप सभी जानते हैं कि जो यूपी बोर्ड की परीक्षा है वो हमारे सिर पर है। तो दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 है, क्लास 10th होगी सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी। दोस्तों क्लास 10 सामाजिक विज्ञान एसएसटी के बारे में हम जानेंगे। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान एसएसटी होगा दोस्तों भूगोल चैप्टर नंबर 4 होगा कृषि, भूगोल चैप्टर नंबर 4 होगा कृषि। दोस्तों आज हम भूगोल यानी जो चैप्टर नंबर 4 है हमारा कृषि का, इससे बनने वाले सभी क्वेश्चनों को आज बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। यानी दोस्तों इससे कब यानी कितने क्वेश्चन बने हैं दोस्तों आज हम इन क्वेश्चन के बारे में सबके बारे में विस्तार से जानेंगे। सभी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। यानी दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मैं वे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ जो यानी प्रीवियस यानी पूछे गए हैं, यानी 2012 से लेकर 2022 तक जितने भी बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से क्वेश्चन बने हैं दोस्तों, मैं सभी क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 के कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराई जा रही है, चाहे वो कोई से भी सब्जेक्ट हो दोस्तों। तो दोस्तों आप जाकर वे सभी वीडियो के देख सकते हैं, जो वीडियो मैंने उन वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप जाकर वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों 3 मार्च 2023 यानी टारगेट 3 मार्च 2023 दोस्तों हमारा टारगेट है कि 3 मार्च को जो हमारा पेपर होगा एसएसटी का दोस्तों उसमें हमारे 70 में से 70 नंबर आने चाहिए। तो दोस्तों इसी को लेकर हम चल रहे हैं अपनी क्लास को लेकर, यानी टारगेट 3 मार्च 2023 70 नंबर पक्के, यानी जो दोस्तों हमारे 2023 में 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे एसएसटी में। तो दोस्तों हम उसी टारगेट को लेकर फिक्स चल रहे हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं, यानी वाणिज्यिक कृषि से क्या आशय है। दोस्तों कह रहा है कि वाणिज्यिक कृषि किसे कहते हैं, इससे आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों वाणिज्यिक कृषि एक प्रकार की खेती है, यानी दोस्तों कह रहा है कि जो वाणिज्यिक कृषि है एक प्रकार की खेती है जिसमें फसलों को केवल व्यावसायिक उपयोग के लिए ही उगाया जाता है। यानी दोस्तों वाणिज्यिक कृषि जो है ना एक प्रकार की है, वाणिज्यिक कृषि एक प्रकार की खेती है। जो वाणिज्यिक कृषि होती है वो एक प्रकार की क्या खेती होती है जिसमें फसलों को केवल व्यावसायिक उपयोग के लिए ही उगाया जाता है, यानी जो फसलों को केवल व्यावसायिक उपयोग के लिए ही उगाया जाता है। इस प्रकार की खेती में बड़ी भूमि व श्रम और मशीनों का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इस प्रकार की भूमि में खेती में बड़ी भूमि में श्रम और मशीनों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना वाणिज्यिक कृषि क्या है, इसे दोस्तों वाणिज्यिक कृषि एक प्रकार की खेती है, यानी जो वाणिज्यिक कृषि है वो एक प्रकार की खेती है जिसमें फसलों को केवल व्यावसायिक उपयोग के लिए ही उगाया जाता है। दोस्तों इसमें जो फसलों को जो उगाया जाएगा ना केवल व्यवसाय का मतलब है नहीं दोस्तों अपना धंधा चलाने के लिए, दोस्तों पैसा कमाने के लिए ही उगाया जाता है। इस प्रकार की खेती में बड़ी भूमि व श्रम और मशीनों की उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की खेती में बहुत ज़्यादा बड़ी भूमि होनी चाहिए दोस्तों। जैसे अमेरिका में बड़ी भूमि, यानी अमेरिका में क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोग कम है तो वहाँ की बड़ी भूमि है। श्रम और मशीनों का उपयोग किया जाता है, दोस्तों ये क्वेश्चन जो आया था हमारा 2012, 15 और 19 में पूछा गया था। 2012, 15, 19 में पूछा गया था। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। निर्वाह कृषि किसे कहते हैं 2017, 19 और 21 में पूछा गया कि निर्वाह कृषि किसे कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ऐसी कृषि प्रणाली जिसमें किसान अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए उत्पादन करता है, इसमें भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों तथा परिवार के श्रम की मदद से की जाती है। दोस्तों यानी वो कह रहा है कि निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, यानी दोस्तों ऐसी कृषि प्रणाली जिसमें किसान अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए उत्पादन करता है। ये दोस्तों खाली ऐसी कृषि जिसमें किसान अपने परिवार का लालन पोषण करने के लिए उत्पादन करता है निर्वाह कृषि कहलाती है। इसमें भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर आदिम और औजारों तथा परिवार के श्रमों की मदद से कृषि की जाती है। दोस्तों इसमें एक तो इसमें भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर छोटे छोटे टुकड़ों पर की जाएगी आदिम कृषि औजारों तथा, आदिम का मतलब है दोस्तों जो पुराने कृषि औजार है उनसे, और परिवार के श्रम की मदद से की जाती है, यानी परिवार के श्रम यानी परिवार के जो लोग होते हैं उनकी मदद से ही की जाती है। अब गहन कृषि क्या होती है 2018, 20 और 22 में पूछा गया कि दोस्तों गहन कृषि किसे कहते हैं। क्या
दोस्तों गहन कृषि किसे कहते हैं, 2018 और 22 में पूछा गया कि गहन कृषि किसे कहते हैं। दोस्तों यह श्रम गहन कृषि खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवासों और सिंचाई का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना गहन कृषि क्या होती है, 2018, 20 और 22 में पूछा गया कि यह श्रम गहन खेती है, यह श्रम गहन खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवास और सिंचाई का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना यह श्रम गहन खेती है, यहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवास और सिंचाई के उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों गहन कृषि वो होती है यानी इसमें यह श्रम गहन खेती यानी श्रम गहन का मतलब है दोस्तों इसमें ज़्यादा श्रम की आवश्यकता होगी जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवास और सिंचाई के उपयोग किया जाता है। ये दोस्तों अगर आपको अधिक मात्रा में उत्पादन लेना है दोस्तों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फसल का उत्पादन करना है तो दोस्तों अधिक मात्रा में ही आपको जैव रासायनिक निवेश यानी जो जैव खाद होते हैं उनका प्रयोग करना पड़ेगा और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है, सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। अब कह रहा है कि रोपण कृषि क्या होता है लिखो, रोपण कृषि क्या होता है लिखो। 2016, 17 और 19 से पूछा गया कि रोपण कृषि क्या होता है लिखो। तो दोस्तों यह एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है, यानी यह एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है दोस्तों। रोपण जो कृषि है एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि होती है दोस्तों, जिसमें जब चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है, चौड़े क्षेत्र में दोस्तों बड़े बड़े क्षेत्रों में जब एक सी फसल बोई जाती है तो यह कृषि और उद्योग के बीच एक अंतर स्पष्ट है। यह एक कृषि एक व्यापक क्षेत्र में अधिक पूंजी और श्रमिक की सहायता से की जाती है, श्रमिक की सहायता से की जाती है, जैसे भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना। दोस्तों एक बार और समझिए, यानी यह एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है। वाणिज्यिक कृषि का मतलब यानी दोस्तों एक प्रकार से पैसे कमाने के लिए की जाने वाली कृषि है, पैसा कमाने के लिए की जाने वाली कृषि है जिसमें लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। यानी दोस्तों जो इसका लंबे चौड़े क्षेत्र में एक सी फसल बोई जाती है और यह कृषि और उद्योग के बीच एक अंतर स्पष्ट है। दोस्तों जो यह कृषि और उद्योग के बीच एक अंतर स्पष्ट है, यह कृषि एक व्यापक क्षेत्र में अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। दोस्तों यह जो कृषि है वो अधिक यह कृषि एक व्यापक क्षेत्र में अधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है, जैसे भारत में दोस्तों चाय हो गया, कॉफी होगी, रबड़ हो गया, गन्ना हो गया। यानी दोस्तों एक तो वाणिज्यिक खेती है, इसके लिए बड़ी फसल की आवश्यकता यानी बड़े बड़े खेतों की आवश्यकता होगी और इसमें अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की आवश्यकता है। दोस्तों बिल्कुल सेम टू सेम जो वाणिज्यिक कृषि का उदाहरण ये है, जैसे चाय, कॉफी, गन्ना, ये वाणिज्यिक कृषि के उदाहरण है। अब दोस्तों चलते हैं अगले पेज पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, हरित क्रांति क्या है इसके बारे में लिखो। 2019 में और 20 में पूछा गया कि दोस्तों हरित क्रांति क्या है इसके बारे में लिखो। दोस्तों कृषि के क्षेत्रों में अधिक उपज वाले बीजों का प्रयोग, आधुनिक तकनीकी, अच्छी खाद, उर्वरकों का उपयोग करने से कुछ फसलों में विशेषकर गेहूं के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि को हरित क्रांति का नाम दिया गया था। दोस्तों क्या कह रहा है, वह कह रहा है कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाले बीजों को प्रयोग, आधुनिक तकनीक, अच्छी खाद, उर्वरकों का प्रयोग करने से कुछ फसलों के विशेषकर गेहूं के उत्पादन में जो क्रांतिकारी वृद्धि हुई है, हरित क्रांति नाम दिया गया है। दोस्तों हरित क्रांति क्या थी? हरित क्रांति वे थी कि जो फसलों के बीज थे उनमें वृद्धि यानी उनकी जो गुणवत्ता है उन्हें बढ़ा दी गई। ये कह रहा है ना कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाले बीज का मतलब है दोस्तों जिनसे ज़्यादा फसल प्राप्त होती है, बीजों का प्रयोग किया गया। आधुनिक तकनीक का मतलब यानी दोस्तों अच्छी मशीनें, अच्छी खाद और उर्वरकों का प्रयोग करने से कुछ फसलें विशेषकर यानी कुछ फसलों में दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है गेहूं की उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि को हरित क्रांति का नाम दिया गया। किसका? हरित क्रांति का नाम दिया गया। अब दोस्तों पूछा कि सफेद क्रांति किसे कहते हैं। दोस्तों 2022 में पूछा गया कि सफेद क्रांति किसे कहते हैं। सफेद क्रांति किसे कहते हैं 2022 में पूछा गया। दोस्तों सफेद क्रांति किसे कहते हैं? दूध के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि के लिए पशुओं की नस्लें सुधारने की कोशिश की गई। दोस्तों दूध के उत्पादन में वृद्धि के लिए पशुओं की नस्लें जो होती हैं उन्हें सुधारने की कोशिश की गई। इससे दूध के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि हुई। इससे क्या होगा दोस्तों? इससे दूध के जो उत्पादन होगा उसमें क्रांतिकारी वृद्धि हुई, जिसे सफेद क्रांति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे सफेद क्रांति कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, दूध के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि के लिए जो दूध का उत्पादन है उसमें क्रांतिकारी वृद्धि के लिए पशुओं की नस्लें सुधारने की कोशिश की गई। इससे दूध के उत्पादन की में क्रांतिकारी वृद्धि हुई, जिसे सफेद क्रांति कहते हैं। दोस्तों उसे सफेद क्रांति कहा जाता है। अब प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से
क्या आशय, यानी दोस्तों सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है इसके बारे में लिखो। 2019 और 22 में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन। सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक कार्यक्रम है जो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में खाद्य पदार्थ और अन्य आवश्यक वस्तुएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराती है। ये दोस्तों सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक कार्यक्रम है जो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में खाद्य पदार्थ और अन्य आवश्यकता की वस्तुएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराती है। नहीं दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ जो होता है एक वो होती है डीलर। क्या होता है दोस्तों? डीलर। आप सभी जानते हैं डीलर की दुकान होती है, जो हमारे भैया गांव से भी लोग करते हैं दोस्तों, उन्हें पता होगा। जो दोस्तों हमारे गांव में डीलर की दुकान होती है जहाँ से हमें राशन प्राप्त होता है। क्या? जहाँ से हमें राशन प्राप्त होता है दोस्तों, उसे ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं, यानी जहाँ से कोटा मिलता है दोस्तों, कोटा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आशय, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक ऐसा कार्यक्रम है जो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में खाद्य पदार्थ और अन्य आवश्यक वस्तु सस्ती दरों पर उपलब्ध कराता है। सस्ती उपलब्ध यानी दोस्तों जैसे यानी जहाँ से हमें कोटा मिलता है दोस्तों, वही उसे यानी वो बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 पूछा कि वैश्वीकरण क्या होता है। 2012, 15 और 17 पूछा गया कि वैश्वीकरण क्या होता है, लिखो। एक देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना, विश्व की अर्थव्यवस्था जोड़ना यानी वैश्वीकरण कहलाता है। यानी दोस्तों एक अर्थव्यवस्था, एक देश की अर्थव्यवस्था, यानी जैसे दोस्तों हमारा इंडिया है दोस्तों, इंडिया की अर्थव्यवस्था को अगर हम विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ें, यानी जैसे एक तरफ तो इंडिया हो गया और एक दोस्तों एक तरफ हो गया विश्व, एक तरफ हो गया विश्व, यानी इससे जोड़ना किसको? अर्थव्यवस्था को। किसको? अर्थव्यवस्था को। ये दोस्तों इंडिया की अर्थव्यवस्था को अगर हम विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ देते हैं तो ये क्या कहलाएगा? ये वैश्वीकरण कहलाता है। क्या दोस्तों? वैश्वीकरण कहलाता है। अब कह रहा है कि रेशम उत्पादन किसे कहते हैं। 2014, 16 और 19 पूछा गया कि रेशम उत्पादन किसे कहते हैं। किसे कहते हैं? रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालन रेशम उत्पादन कहलाता है। यानी दोस्तों रेशम के उत्पादन के लिए रेशम कीड़ों का पालन जो रेशम उत्पादन कहलाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, रेशम के उत्पादन के लिए जो रेशम के उत्पादन होता है उसके कीड़ों को जब पालना है रेशम उत्पादन कहलाता है। अब भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं लिखो। 2012, 16, 19 और 21 में पूछा गया कि भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं लिखो। नंबर 1 तो प्रकृति पर निर्भर, यानी जो भारतीय कृषि मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। यानी दोस्तों जो भारतीय कृषि है वो किस पर? भारतीय कृषि मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। जिस वर्ष मानसूनी वर्षा नियमित होती है, यानी जिस वर्ष जो मानसूनी वर्षा है वो नियमित होती है, कृषि उत्पादन भी यथेष्ट मात्रा में प्राप्त होता है। यानी दोस्तों जो भारतीय सबसे पहला जो भारतीय की 3 विशेषताएं है कि भारतीय कृषि जो होती है मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। जिस वर्ष मानसूनी वर्षा अनियमित होती है, कृषि उत्पादन में भी यथेष्ट मात्रा में प्राप्त होता है। अब कहता है कृषि की निम्न उत्पादकता, यानी भारत में कृषि उपज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अपेक्षाकृत अन्य देशों से कम है। यानी दोस्तों भारत में जो कृषि उपज का प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है जो अन्य देश है उनसे कम है। प्रति श्रमिक की दृष्टि से भारत में कृषि की औसत वार्षिक उत्पादन केवल $105 है। यानी भारत में कृषि की औसत वार्षिक उत्पादकता केवल $105। यानी दोस्तों प्रति जो एक हमारे देश का जो श्रमिक है, किसान है या जो मजदूर है, वो पूरे वर्ष में $105 के समथिंग यानी कमाता है। तो ध्यान रखना, भारत में कृषि उपज की प्रति हेक्टेयर उत्पादनता अपेक्षाकृत अन्य देशों में कम है। प्रति श्रमिक की दृष्टि से भारत में कृषि की औसत वार्षिक आवश्यकताएं यानी वार्षिक उत्पादकता केवल $105 है, केवल $105 है। अब दोस्तों चलते हैं अगले पेज पर इसके लिए, यानी 2 क्वेश्चन नंबर, यानी इसमें तीसरा देखते हैं, 2 तो होगी दोस्तों। अब तीसरी क्या है? खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता। खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता दोस्तों, खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता देखते हैं। यानी भारतीय कृषि में खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता रहती है क्योंकि 100 करोड़ से अधिक जनसंख्या का भरण पोषण के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक है। कुल भूमि के लगभग 65.8% भाग पर खाद्यान्न तथा शेष भूमि व्यापारिक व अन्य फसलों में उत्पादन किया जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता, भारतीय कृषि में खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता रहती है। यानी जो खाद्यान्न फसलें हैं उनकी प्रमुखता रहती है। यानी 100 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले कुल भूमि में लगभग 55.8% भाग पर खाद्यान्न, यानी जो खाने योग्य फसल है 55.8% पर वो उगाई जाती है। और दोस्तों और जो बचा 34.2%, शेष भाग में जो 34.2% बचा उस पर व्यापारिक व अन्य फसलों का उत्पादन किया जाता है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है कि कृषि क्षेत्र की 3 प्रमुख समस्याओं का नाम लिखें। दोस्तों कृषि क्षेत्र की कौन सी प्रमुख 3 समस्याएं हैं उनको लिखो। तो दोस्तों कृषि क्षेत्र की जो प्रमुख 3 समस्याएं हैं वो है उर्वरकों की कमी हो गया, कृषि से सेवाओं का अभाव हो गया, साख व सुविधा का अभाव हो गया। दोस्तों ये क्वेश्चन 2014 और 1900 पूछा गया था।
2014 और 19 में पूछा गया कि कृषि क्षेत्र की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करो। दोस्तों कृषि क्षेत्र की 3 प्रमुख समस्याएं हैं उर्वरकों की कमी, यानी जो उर्वरक है उनकी कमी है दोस्तों। उर्वरकों की कमी के बाद में दोस्तों क्या है, कृषि सेवाओं का अभाव, यानी जो कृषि में जो सेवा होती है उनका अभाव है दोस्तों। और उसके बाद में साख सुविधाओं का अभाव। दोस्तों उर्वरकों की कमी, कृषि सेवाओं का अभाव और साख सेवा सुविधाओं का अभाव भी इसके अंदर है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 कि चावल धान की खेती के लिए अनुकूल उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। ये दोस्तों जो हमारी चावल की खेती होती है उसके लिए यानी कौन कौन सी जो भौगोलिक दशा है वो होती है, यानी किस फसल मिट्टी में होगा, कौन सी, कितना तापमान की आवश्यकता है, कितनी वर्षा की आवश्यकता है दोस्तों, ये वगैरह वगैरह इसमें जानेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना 2014, 19, 20 और 22 में पूछा गया है। 2014, 19, 20 और 22 में पूछा गया है क्वेश्चन। वो कह रहा है कि दोस्तों इसके लिए भौगोलिक दशाएं, चावल खरीफ की फसल है, यानी दोस्तों चावल क्या है दोस्तों, चावल खरीफ की फसल है। चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। ये चावल खरीफ की फसल होती है दोस्तों, जो चावल होता है ध्यान रखना चावल हमारा खरीफ की फसल है। चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है, यानी सबसे ज़्यादा तो चीन चावल का उत्पादन करता है। दूसरे नंबर पर कौन, दूसरे नंबर पर हमारा देश करता है, जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान यानी 25 सेल्सियस से ऊपर, यानी उच्च तापमान यानी 25 सेल्सियस से ऊपर का तापमान और अधिक आर्द्रता यानी 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना चावल खरीफ की फसल है। चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है, जो सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है और अधिक आर्द्रता यानी 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। जहाँ दोस्तों कम वर्षा होती है वहाँ इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। नदी घाटियों और डेल्टा प्रदेशों में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी चावल के लिए आदर्श मानी जाती है। दोस्तों जो जलोढ़ मिट्टी है वो चावल के लिए आदर्श, यानी चावल उसमें ज़्यादा होता है। चावल जून जुलाई में उगता है, वह पतझड़ की ऋतु में काटा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना हमें सबसे पहला एक तो जो तापमान होगा 25 सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। जो वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र होना चाहिए और दोस्तों कम वर्षा वाले क्षेत्र में भी उगाया जा सकता है। नदी और जलोढ़ मिट्टी क्या दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी इसके लिए क्या उपयुक्त मानी जाती है। तो ध्यान रखना दोस्तों चावल खरीफ की फसल है। सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य भारत के बाद यानी चीन है, चीन के बाद भारत आता है और दोस्तों जून जुलाई में बोया जाता है और पतझड़ की ऋतु में इसे काट लिया जाता है। अब दोस्तों हम करते हैं जो हमारा आज का लास्ट अंतिम क्वेश्चन है कि गन्ना उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं। दोस्तों 2022 में पूछा है कि गन्ना उत्पादन के लिए जो आवश्यक भौगोलिक दशाएं हैं कौन कौन सी हैं। दोस्तों गन्ना उष्णांत जलवायु की उपज है, यानी उष्णांत जलवायु की उपज है। इसकी फसल के लिए उच्च तापमान यानी 21 से 37 सेल्सियस होना चाहिए, यानी दोस्तों इसके लिए जो तापमान होना चाहिए यानी 21 से 27 सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। दोस्तों यह गन्ना उच्च उष्णांत जलवायु की उपज है। इसकी फसल के लिए उच्च तापमान 21 से 37 सेल्सियस तक होना चाहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं वर्षा। दोस्तों वर्षा गन्ने की फसल के लिए अधिक नमी की आवश्यकता होती है, यानी दोस्तों जो गन्ने की फसल है इसके लिए अधिक नमी की आवश्यकता होगी। क्या गन्ने की फसल के लिए अधिक नमी की आवश्यकता होगी, यानी 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में गन्ना उगाया जाता है। यानी दोस्तों जहाँ भी 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होगी उस क्षेत्रों में गन्ना उगाया जाता है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता से गन्ना उगाया जाता है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की सहायता से गन्ना उगाया जाता है। तो दोस्तों मैं एक बार आपको और करा दूं, गन्ना उष्णांत जलवायु की उपज है। इसकी फसल के लिए उच्च तापमान 21 से 27 सेल्सियस तक 27 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। अब वर्षा दोस्तों ध्यान रखना तापमान 21 से 27 सेल्सियस डिग्री तक होना चाहिए। गन्ने की फसल के लिए अधिक नमी की आवश्यकता होती है। अधिक नमी की आवश्यकता मतलब दोस्तों यानी ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में गन्ना उगाया जाता है, यानी जहाँ दोस्तों 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है वहाँ गन्ना उगाया जाता है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की सहायता से गन्ना उगाया जाता है, यानी दोस्तों जहाँ भी कम वर्षा होगी वहाँ किसकी सिंचाई की सहायता से वहाँ क्या होगा, वहाँ गन्ना उगा लिया जाएगा। तो दोस्तों यानी यह थी हमारी क्लास। दोस्तों आई होप कि आपको दोस्तों क्लास अच्छी लगी होगी दोस्तों, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पर कक्षा 10 के और कक्षा 12 के जो प्री बोर्ड के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं आपके उसमें स्कूलों में दोस्तों उनका भी सोल्यूशन करना शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों आप जाकर वहाँ से उनका भी एग्ज़ाम का सोल्यूशन देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं उन सभी की जो एग्ज़ाम की जो प्ले लिस्ट है मैं वो प्ले लिस्ट अलग बनी हुई है, आप जाकर वे सभी वीडियो वहाँ से जाकर देख सकते हैं।
तो दोस्तों आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।